नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई तरह की चुनौतियां इधर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के सामने मुंह बाए खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान की शरारतें, पाकिस्तान की साजिशें, आईएसआई की, खालिस्तानियों की, वो सिंगू बॉर्डर से लेकर के जम्मू कश्मीर और उधर बांग्लादेश तक में दिखाई दे रही हैं। क्या इन तीनों जगहों पर आपस में कोई लिंक है? क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश फिर से सरगर्म हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, कभी थोड़ा नरमी हो जाती है, कभी अचानक उसमें तेजी आ जाती है। अभी इसमें ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है? गैर कश्मीरियों की हत्याओं का क्रम क्यों शुरू किया गया है? अचानक बांग्लादेश में जो वहाँ के उग्रपंथी संगठन हैं, वो जो हिंदू आस्था स्थल हैं, जो पूजा पंडाल है, उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं? आज तो और भी बड़ी खबर वहाँ से आई है। एक हिंदुओं की बस्ती में करीब 65 घरों में आग लगा दी गई है। और ये अपने आप में ये सोच का विषय है कि ख़ास तौर से जो हिंदू जनमानस है, हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनको इस तरीके से निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व आईएएस, जयपुर डायलॉग के चेयरमैन संजय दीक्षित जुड़ गए हैं। संजय जी, नमस्कार। नमस्ते आप सभी को, और ओंकार जी आपको भी। संजय जी, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, यहाँ जिस तरीके से चीज़ों को एक उग्रता की तरफ दिशा देने की कोशिश हो रही है खालिस्तानी तत्वों के द्वारा, नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए, उनको निहंग कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, ये आपस में कहीं लिंक्ड दिखाई दे रहे हैं क्या? इसमें दो तरह के डायमेंशंस हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ओमिशन और कमीशन। जी। तो कुछ तो कमीशन के डायमेंशंस हैं कि जो आप कश्मीर में देख रहे हैं और जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो कश्मीर में कमीशन और ओमिशन दोनों का डायमेंशन है, बांग्लादेश में कमीशन का डायमेंशन है। और बांग्लादेश और कश्मीर ये इस्लाम का 360 डिग्री पिक्चर ये दिखाता है। 360 डिग्री कैसे कि एक जगह आपको देवबंदी अहले हदीस वाले पूरा का पूरा जो चक्र चला रहे हैं कश्मीर में, और दूसरी तरफ वो तथाकथित सूफी बरेलवी जो है वो चला रहे हैं। ये कहा जाता है ना बार बार कि साहब कि सूफी बड़े पीसफुल होते हैं, लेकिन ये जो ब्लास्फेमी का धंधा है सूफी ही करते हैं और कोई नहीं करता है। और बाकियों में आप बहुत कम पाएंगे देवबंदी जो है वो दूसरे तरीके से हरकतें करते हैं। तो ये जो 360 डिग्री वाला जो मामला है वो तो इसका एक पक्ष है, और दूसरा कम से कम कश्मीर की पहले बात ले लेते हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश की बात करेंगे। तो कश्मीर में तो इसमें भारत का जो राज्य है वो पुनः वही गलतियां दोहरा रहा है जो वह पिछले 70 वर्ष में करता आया, और 370 हटाए जाने के बाद में यह आशा बंधी थी कि कुछ इसमें परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन की सुगबुगाहट भी हुई, कुछ हमें दिखाई पड़ा, कई चीज़ें उसमें कुछ ऐसा दिखा कि इसमें कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो वही एक पुरानी जो एक कमज़ोरी कह लें उसको, एक दुर्बलता, मैं तो उसको मानसिक दुर्बलता कहूँगा कि वो पुनः उसी पे चले गए कि साहब कि इनके दिल जीत रहे हैं। तो दिल किसके जीत रहे हैं?
कश्मीर घाटी में भी ले तो वहाँ भी दो प्रकार के लोग हैं। वहाँ पर एक प्रकार के लोग जो हैं वो भारत के समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ भारत समर्थक किसी भी तरह की जनसंख्या नहीं है। जी और जी दूसरी जो है वो वहाँ पर अलगाववादी और कट्टरवादी लोग हैं। और पिछले 70 वर्ष में 370 समाप्त होने से पहले तक लगातार यही प्रयास होता रहा था कि हम जो है ये जिहाद का दिल और दिमाग इसी तरह से जीत लें। और यह इस प्रकार की भावना तभी आती है जब लोगों को जो आपका शत्रु है उसकी समझ नहीं होती। आपको अगर इस्लाम की समझ थोड़ी बहुत भी होगी तो आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जिहाद का दिल और दिमाग जीता नहीं जा सकता है। यह है कोई भी यदि थोड़ा भी इस्लाम को बिना, जिसको कहे कि बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के पढ़ ले तो उसकी समझ में आ जाएगा। जी जी तो लगभग ये समझ लीजिए 6 महीने 1 वर्ष तक तो जो यहाँ पर अलगाववादियों के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो तो काफ़ी ठीक ठाक स्तर पे था, लेकिन उसमें भी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें की गई। जमात इस्लामी को तो बैन कर दिया गया, लेकिन जो अहले हदीस है, जो सबसे कट्टर इसका इदारा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसको नहीं किया गया। आपने जमात इस्लामी को बैन कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी की जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो मदरसाबाजी थी, उनकी जो मस्जिदों के ऊपर कब्जे थे, वो दूसरे नामों से बदस्तूर जारी रहे। वो ऐसी चीज़ है जिसको आप मान बैठें कि आप उसको आप टच नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात हो जाएं और ऐसे हो जाएं कि आप वहाँ के मदरसों को टच नहीं करेंगे, वहाँ की मस्जिदें जो उग्रवादियों के कब्जे में हैं उनको आप टच नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल आप दूर से भी स्पर्श नहीं करेंगे, तो आप इसको संभाल नहीं सकते। ये बिल्कुल एक स्पष्ट सा एक बात है। फिर जी इसमें एक समस्या 2 तरह की है, जो पहले थी और जो अब वापस उभर कर आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते चल गई जिस पे पहले कांग्रेस चला करती थी। तो इसका मैंने कल एक लेख लिखा था फर्स्ट पोस्ट में, और उसमें कहा था कि भाई फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि हम कश्मीर को समझने में सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं कि नंबर 1, हम इसको टेरर मानते हैं जबकि ये जिहाद है, और टेरर जो है वो जिहाद का एक बहुत ही, इसको कहेंगे, छोटा सा हिस्सा है। और जब बाकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब जिहाद आरंभ होता है। और जिहाद जो है वो एक टोटल वॉर डॉक्ट्रिन है। मतलब टोटल वॉर डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि वे केवल कुछ आवाज सी आई अचानक बीच में, तो कुछ वो लाइट केवल, गायब हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो पीछे से किरकिर सी आ रही है आवाज कुछ। तो जिहाद जो है वो केवल आपके, जिसको कहते हैं कि लड़ाई और असलहे के स्तर पर ही काम नहीं करता। जिहाद जो है वो मानसिक स्तर पर काम करने का और वैचारिक स्तर पर काम करने का और आपके सांस्कृतिक स्तर पर काम करने का पूरा एक टोटल वॉर डॉक्ट्रिन है। इसको अगर किसी को समझना है तो पाकिस्तान की स्वयं की एक पुस्तक है, काकुल, उनकी जो अकेडमी है और मिलिट्री अकेडमी है, उसमें वो पढ़ाई जाती है। एज पाकिस्तान ऑफिशियल वॉर डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती है। लेकिन आप ये देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि हम उसका पूर्व पक्ष नहीं करते। मैंने कई मिलिट्री के ऑफिसर से पूछ लिया, रिटायर्ड और सर्विंग और सबसे, कि भाई तुमको ये पढ़ाई जाती है क्या ये पुस्तक, या नहीं पढ़ाई जाती है? क्योंकि ये जो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है पाकिस्तान, उसका ये ऑफिशियल वॉर डॉक्ट्रिन है। तो मुझे ये पता चला कि वो नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि उसको पढ़ने से कहीं सेक्युलरिज्म डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मतलब ये आत्मघाती जो परंपराएं हैं हमारी, वो आज तक उसी प्रकार से कायम है जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने भी, मोहम्मद गौरी किस विचारधारा से आ रहा है, किस मानसिकता से आ रहा है, क्या उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है,
उसका अध्ययन न करने के कारण वो ये नहीं समझ पाया कि वो उसका जो डॉक्ट्रिन है वो टोटल वॉर डॉक्ट्रिन है, और उस टोटल वॉर डॉक्ट्रिन में सिविलियन और मिलिट्री और कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट में कोई अंतर नहीं होता है। और टेरर फैलाने का एक बहुत ही कारगर तरीका ये है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन को भी उसी प्रकार ट्रीट करो जैसे कि आप कॉम्बेटेंट को ट्रीट करते हो। ये इस्लामी लश्करों का सदैव का डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। उसकी किताब तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे चलता है। तो सबसे पहली आपने गलती ये की कि आपने जिहाद को केवल टेरर तक पर रिड्यूस कर दिया, और जिहाद के जो सारे डायमेंशंस हैं उसको आपने समझने का प्रयास नहीं किया। दूसरी बार जो नरसंहार हुआ, जो जीनोसाइड हुआ, उसको आपने डिनाई किया, उसको आपने नकारा। और ये बहुत पुरानी एक उक्ति है, और एक मैं ये कहूँगा कि ये तथ्य है कि यदि आप नरसंहार को नकारते हैं तो इसका मतलब आप उस नरसंहार की पुनरावृत्ति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। जी, आप ये देखिए कि इस समय के पूरे कश्मीर मूवमेंट को जो पश्चिम का सहारा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने आज भी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी क्लासिफाई कर रखा है, और जो इंटरनेशनल जेनोसाइड की डेफिनेशन है उसमें जेनोसाइड माइनॉरिटी का ही होता है। तो यद्यपि हिंदू माइनॉरिटी है लेकिन उनकी जेनोसाइड रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक मूर्खता चली आ रही है भारत में कि साहब की जो नेशनल माइनॉरिटी है वो स्टेट में भी माइनॉरिटी होगी, भले ही स्टेट में अलग सी स्थिति हो, और भले ही जो उनको सुविधाएं दी जाती हों वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती हों, उसके बाद भी उनको माइनॉरिटी ही क्लासिफाई किया जाता है, भले ही वो कश्मीर वैली में 97% हो। जी, जी। तो ये दो जो है, जिहाद डिनायल और दूसरा आपका जिसको कहते हैं कि जेनोसाइड डिनायल, ये दो बड़े जो डिनायल हैं उसके कारण हमारी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो भी अफेक्ट होती है। और इसी में फिर आ जाता है कि आप उसको पाकिस्तान को भी आप एक टेरिटरी ट्रीट करते हैं, जबकि पाकिस्तान एक आइडिया है, पाकिस्तान एक सोच है। तो ये जो तीन मूल समस्याएं हैं इस जिहाद से निपटने की, पहली बात, आप जिहाद को जिहाद ही नहीं कह रहे हैं, आप तो उसको टेरर कह रहे हैं। जीनोसाइड को आप डिनाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान को आप एक टेरिटरी मान रहे हैं, जबकि वो एक आइडिया है। और वो आइडिया फंडामेंटल सेपरेटिस्ट आइडिया है कि वो जो है वो पूरे विश्व पर कब्जा करेगा, वो किसी भी नॉन बिलीवर के साथ रह नहीं सकता। जो बेसिक चीज़ है, यदि उसको बहुत छोटे में समझाने का प्रयास करूं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कुरान 2.254 कहता है कि जो काफिर है वो ही जालिम है। और वो जालिम क्यों है? वो जालिम इसलिए है कि वो अल्लाह के अधिकार जो हैं उनको नकारता है। अल्लाह का अधिकार क्या है? अल्लाह के 3 प्रमुख अधिकार हैं, और पहला ये है कि अल्लाह की ही पूजा होगी, ये उसका विशेषाधिकार है। और दूसरा ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को, हर इंसान अपने आप को अल्लाह का गुलाम मानेगा, ये उसका दूसरा अधिकार है। और तीसरा ये है कि हर व्यक्ति अल्लाह से डरेगा। तो जो कोई ये काम नहीं करता वो अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह से जंग करने का जो जालिम से लड़ना जो है वो जिहाद का परम कर्तव्य है। इसलिए आप कुछ भी कर लें, जैसा कि क्रिस्टीन फेयर ने कहा था कि आप उठा के तश्तरी में कश्मीर पाकिस्तान को दे दें, उसके बाद भी पाकिस्तान आपकी कोई कृतज्ञता नहीं मानेगा। आपने लौटाए थे ना 93,000 सैनिक, यही सोच के ना कि पाकिस्तान कृतज्ञ हो जाएगा आपका। क्या हुआ? पाकिस्तान का इसका बदला लेंगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग द एनिमी, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये गलतियों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, और इसी प्रकार से आप गलतियां करते रहेंगे। इसी की दूसरी डायमेंशन है, इसी से रिलेटेड, कि जी। आपने पाकिस्तान की जो आप पाकिस्तान के साथ जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो गलत है। पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी आपकी गलत इसलिए है कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान को एक
सामान्य नेशन स्टेट मानते हैं, जो कि वो है नहीं, क्योंकि वो बना ही, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है, वो ही आपकी जो नेशन स्टेट की अवधारणा है, जो यूनाइटेड नेशंस जिसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके विरोध में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दैट द सॉवरेनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह। अब आप कहते हैं कि वी द पीपल हैव कॉन्स्टिट्यूटेड दिस स्टेट, कि सब ये हमारी जो सॉवरेनिटी है वो पीपल यानी लोगों में, पब्लिक में रिजाइड करती है, उनकी सॉवरेनिटी अल्लाह में रिजाइड करती है, इसलिए वो अपने आप को आपसे वैसे ही सुपीरियर मानते हैं। तो एक ये अननेचुरल एबनॉर्मल नेशन स्टेट विद एन एबनॉर्मल थिंकिंग, ये एक नेशन स्टेट है जिसको आप नॉर्मल मान के बार बार उसके साथ ट्रीट करते हैं उसको, और बार बार धोखा खाते हैं। जी जी। बार बार धोखा आप इसीलिए खाते हैं कि आप उसको एक नॉर्मल नेशन स्टेट के रूप में ट्रीट करते हैं। दूसरी एक जो लगातार हम एक गलती करा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, कि वो हमने ये मान रखा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रिन है कि भाई ये एक स्टेबल पाकिस्तान जो है वो हमारे हित में है, और एक अनस्टेबल पाकिस्तान जो है वो हमारे हित में नहीं है। तो अब इस तरह की अगर हम धारणाएं पाल लेंगे तो फिर हमारी जो आक्रमण क्षमता है वो वैसे ही कुंद हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि साहब कि हम डिफेंसिव वॉर ही करेंगे। अब ये पूरे इतिहास में ये एक तथ्य है, पूरे इतिहास में आपको इतिहास से सीखना चाहिए ना। इतिहास होता किस लिए? इतिहास इसीलिए होता है, यदि आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और इतिहास में यह है कि आज तक किसी ने डिफेंसिव वॉर जीता नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव वॉर जीता जाता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आप लगातार डिफेंसिव वॉर करेंगे तो एक ना एक दिन, क्योंकि डिफेंसिव वॉर में आपको 100 में से 100 बार आपको जीतना पड़ेगा, आपको सफलता हासिल करनी पड़ेगी। और उनको केवल एक बार चाहिए, एक बार वो घुस गए तो वो टोटल वॉर डॉक्ट्रिन में सब कुछ आपका तहस नहस कर देंगे, आपकी संस्कृति को, आपके मंदिरों को, आपके जल स्रोतों को, आपकी पॉपुलेशन को, सबको करेंगे, क्योंकि उनका डॉक्ट्रिन टोटल वॉर डॉक्ट्रिन है। और उनको आपसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यदि आप उनके यहाँ घुस भी आए, आपने उनकी जमीन कब्जे भी कर ली, तो भी आप उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का एक तरफा डॉक्ट्रिन बना के चलना, मुझे लगता है कि ये भारतीय राज्य जो है आरंभ से ही ये मूर्खता करता आ रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन हमें लगता था कि वैचारिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उसी छद्म सेक्युलरवाद में फंस गई है पूरी तरह से। और चूंकि पाकिस्तान आइडिया है, तो यहां पर जो पाकिस्तान बैठा हुआ है उसने इसको हमारे जो वर्तमान राज्य की जो स्थिति है इसको भी अपने काबू में कर लिया। अब आप ये देखिए कि आगे क्या होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जी जी। मुझे लगातार हमारे मित्र जो है उनसे इनपुट्स मिलते रहते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो जो भारत में पाकिस्तान बैठा हुआ है उसके साथ मिलके अब वो और बड़े काम करने वाला है। क्योंकि आप एक डिफेंसिव वॉर करते रहते हैं, तो आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, और वो सोच के आप बैठ गए कि वो डर गया। जिहाद जो है वो परमानेंट वॉर का कॉन्सेप्ट है, और जिहाद तभी समाप्त होता है जब अगले की जिहाद करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाए। भारत ने आज तक इसके प्रति कोई नीति ही नहीं बनाई है कि उसकी जिहाद करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाए। जब उसकी जिहाद करने की कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी तो वो बराबर करता रहेगा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अब गोलियां नहीं चलाएंगे, आपने मान लिया, आपने ये नहीं सोचा कि क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है, आपने उसका जो तात्कालिक लाभ उठाना था, आपने अपने फेंस वगैरह रिपेयर कर लिए, उसके बाद आप क्यों प्रतीक्षा करते रहे? आपको पता है ये करेगा,
लेकिन नहीं पता है क्योंकि आप इसको जिहाद मानते ही नहीं। आप पाकिस्तान को एक नॉर्मल नेशन स्टेट मानते हैं। तो ये जो कारण है, इसके कारण हमारी कश्मीर नीति जो है वो पूरी तरह से फेल रही है, और इसी नीति पर चलेंगे तो ये फेल रहेगी, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आगे वो क्या करने जा रहे हैं, आगे ये करने जा रहे हैं कि अब वो वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे, आपके एयरपोर्ट्स पर अटैक करेंगे, आपके रिलीजियस लीडर्स पर अटैक करेंगे। रिलीजियस लीडर्स यानी वो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स पर भी अटैक करेंगे, उनको कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जिहाद में किसी भी प्रकार का जो ये लॉस है वो मायने नहीं रखता। आपको जिहाद का नेचर समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि भाई जो लोग बैठे हो, आपके जनरल वगैरह जितने लिखो, कि पुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर उठा के पढ़ लो ना, उसके जो टर्म्स हैं वो अंग्रेजी में है, नहीं समझ में आते तो हमारे जैसे लोग बैठे समझा देंगे आपको इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है। ऑपरेशन का मतलब मैंने बताया, जालिम कौन है, जो काफिर है वो जालिम है, जो मुशरिक है वो जालिम है। बाय डेफिनेशन ये तो कुरान की डेफिनेशन है, इसको कौन कोई बदल देगा। 2.254 कुरान कहता है अल काफिरून हुम अल जालिमून। कारण मैंने बता दिया आपको। इसी तरह से मुशरिक के लिए कहता है कि भाई जो मुशरिक है वो भी, और शिर्क तो सबसे बड़ा अपराध है। अल्लाह के साथ किसी को आपने शरीक कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो अलग बात है कि उसको किस प्लेन पे किया, वो सब फिलॉसफी की बात है कि परम मूर्खता है, वो बात अलग है। लेकिन उनकी तरफ से तो ये है ना, उसको आपको समझना तो पड़ेगा, कम से कम समझो तो। समझोगे नहीं, जिस चीज की डायग्नोसिस नहीं करोगे वो उसको आप उसका हल कैसे निकालोगे, उसकी दवा कैसे निकालोगे। तो अब आप देखिएगा इसको और एस्केलेट होगा ये, और एस्केलेट इसलिए भी होगा क्योंकि भारतीय राज्य जो है वो शाहीन बाग से लेके लगातार एक कमजोरी दिखाता रहा है, और उस कमजोरी का अब लाभ उठाने की स्थिति में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने ये निश्चय कर लिया है कि साहब के राज्य जो है वो बेसिकली कमज़ोर है, इसको हम तरह तरह से फांस सकते हैं। इसके सामने हम जैसे आपके भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया गया तो उन्होंने धनुष बाण डाल दिए, उसी प्रकार से इनके सामने कोई किसान खड़े कर दो और कोई और किसी प्रकार के लोग खड़े कर दो तो ये पंगु हो जाएंगे, इनको लकवा मार जाएगा, ये कुछ नहीं करेंगे। तो जब आपका जिहादी दुश्मन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है तो वो क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तो है कश्मीर का मोटा मोटा राग। तो इसलिए भी कल मैंने फर्स्ट पोस्ट पे इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है, तो लगभग इन्हीं लाइंस पर है। कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं वो वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं। मैं इसमें एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि 90 के दशक के बाद अभी करीब करीब 3 दशक बाद फिर से उसी ट्रैक पर ये लोग क्यों लौट रहे हैं। उस समय भी इन्होंने गैर मुस्लिम्स को, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया था, बल्कि उस समय तो कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को भी निशाना बनाया था, और अब जो बाहरी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो कश्मीर में हैं सिख या हिंदू, उनको भी निशाना बना रहे हैं। किस वजह से 3 दशक बाद ये फिर से उसी रणनीति पर चले हैं? देखिए, इनको आपको पैरालाइज करना है, ये इसको एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं शरिया बोल्शेविज्म। मतलब इसमें जो है शरीयत को नाफिज करना है। जो बोल्शेविक या जो कम्युनिस्ट टैक्टिक्स थी उनको, उनका उपयोग करते हैं। तो अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि भाई कम्युनिस्ट टैक्टिक्स क्या थी। कम्युनिस्ट टैक्टिक्स के बारे में मैंने जयपुर डायलॉग स्पेस पे कई शो किए हुए हैं, जिसमें मैंने यूरी बेज़मेनोव की डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ में बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। यूरी बेज़मेनोव ने जो थ्योरी बताई कि किस तरह से हम किसी भी दूसरे देश को टारगेट करके और उसको टेक ओवर करते हैं,
उसको टेक ओवर करने की तो 4 स्टेजेस हैं। तो 4 स्टेजेस जो है उसमें पहली स्टेज है डीमोरलाइजेशन, और दूसरी स्टेज है डीस्टेबलाइजेशन, और फिर तीसरी स्टेज है क्राइसिस, जी। और फिर चौथी स्टेज है क्राइसिस, और चौथी स्टेज है नॉर्मलाइजेशन। और क्राइसिस और नॉर्मलाइजेशन के बीच में कम्युनिस्ट टेक ओवर हो जाता है, और उसके बाद फिर जो कम्युनिस्ट सत्ता जब आती है वहां पर, तो वो उसको नॉर्मलाइज इस प्रकार से करती है कि जिन जिन सुविधाओं का उपयोग करके उसने दूसरी स्टेट को टेक ओवर किया है, उन सबको वो समाप्त कर देती है। तो इसलिए यदि फ्री स्पीच को, एनवायरमेंटलिज्म को, फेमिनिज्म को, नक्सलिज्म को, इन सब का उपयोग उसने आपके डिमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन और क्राइसिस सिचुएशन बनाने के लिए उसने किया है, तो उसके जो भी योद्धा हैं उन सबको वो समाप्त कर देगी। अब आप इसको कश्मीर में देखिए किस प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है। अब आप इन सिद्धांतों को कश्मीर में लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तो होना ही है, क्योंकि आप उसकी प्रकृति समझकर उसका उपचार नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि साहब के हम तो इनको प्यार से गले लगाएंगे तो ये सब मान जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर आपको, आप देख लीजिए, आप सॉल एलिंस्की की रूल्स फॉर रेडिकल्स पढ़ लीजिए, आप यूरी बेज़मेनोव के और जो आपकी बोल्शेविक पार्टी थी उसके जो ये जो 4 स्टेजेस हैं वो देख लीजिए। आप उसको शाहीन बाग में भी पाएंगे, उसको आप किसानों के आंदोलन में भी पाएंगे। वो उस प्रकार की स्थिति बना के, और जितना ही आप इनको खरीदने का प्रयास करेंगे वो उतना ही अधिक बढ़ते जाएंगे और आपको क्राइसिस की स्थिति में ले आएंगे। जब शाहीन बाग हुआ था तब वो एक डीमोरलाइजेशन का प्रोसेस था, उसको 4 दिन में टैकल किया जा सकता था, उसको आपने नहीं टैकल किया तो वो एक बिल्कुल डिस्टेबलाइजेशन की स्थिति तक पहुंचा दिया उन्होंने। और इस फार्मर प्रोटेस्ट ने तो आपको डिस्टेबलाइज कर ही दिया। उनको अपनी टैक्टिक्स पता है। सॉल एलिंस्की के जो 13 रूल्स और रेडिकल्स हैं वो इनके एक बाइबल है, वो टेम्पलेट है, उसके काउंटर्स हैं। लेकिन क्या हमारे शासक वर्ग को पता है कि सॉल एलिंस्की के रूल्स और रेडिकल्स यहाँ पर उपयोग किए जा रहे हैं? जिसको वो टूल किट कहते हैं वो अंततः है क्या? जिसको आप टूल किट कहते हैं वो क्या है? क्या आपको पता है उसको कैसे डिसरप्ट करना है? मुझे नहीं लगता उन्हें पता है। तभी इसका जो उपचार होता है, फिर अजीब तरह की बातें आती हैं कि डीएनए एक है और इस तरह की बातें। जो आप देखते होंगे ना कि मैं कई बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं उत्तेजित इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे ये ज्ञात है क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है, और इतने बड़े बड़े लोगों को ये दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। उनको पूछ लो आप सॉल एलिंस्की, तो उनको पता ही नहीं कौन है सॉल एलिंस्की। उनको पता ही नहीं होगा कि डेरिडा कौन है, उनको पता ही नहीं होगा कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है, उनको पता ही नहीं होगा कि यूएस जो है वो लेफ्टिस्ट का सबसे बड़ा गढ़ है, वो यूएस को कैपिटलिस्ट मानेंगे। तो जब मैं कहता भी हूँ और बार बार भी कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, लोग कई मुझसे जो है वो लड़ते भी हैं मेरे चैनल पे कि साहब ये आप ये नैरेटिव क्या करते रहते हैं। मैं कहता हूँ भैया सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे यहाँ वो है ही, खेल ही नैरेटिव का है। अब तुम ना समझो तो हम क्या करें? आपने अपने हाथ बांध रखे हैं। आप नक्सलिज्म को आपने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इशू बना रखा है।
अब नक्सलिज्म को आप लॉ एंड ऑर्डर इशू बना के चलोगे तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। नक्सलिज्म तो आपके ऊपर वॉर है, आपको डिस्टेबलाइज करने को, आपको क्राइसिस में ले जाने का प्रोसेस है, स्टेट को टेक ओवर करने का प्रोसेस है, इट्स अ वॉर। तो ये फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल समस्याएं हैं ये, जिसको आप कश्मीर में देख रहे हैं, जिसको आप तरह तरह से जो है वो किस तरह से स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, और स्टेट जो है वो बार बार उनको अपीज करने का प्रयास करती है। तो ये तो उनके लिए बहुत सूटेबल है अपीज करने के लिए। तो जैसे वो मैंने आपको भी कोट किया ना क्रिस्टीन फेयर को, तो कहते हैं आप कश्मीर को तश्तरी में सौंप लेके और सौंप दो आप पाकिस्तान को, ये सोच के कि पाकिस्तान मान जाएगा, और उसके बाद सब कुछ, आपने यही किया ना पार्टीशन में कि हाँ भाई पार्टीशन कर दो, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। क्या हुआ? समस्या और बिगड़ गई। मौजूदा सरकार जो है, शाहीन बाग का भी आपने जिक्र किया, अभी जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया, पिछले करीब करीब 1.5-2 साल से अपेक्षाकृत शांति थी। शांति नहीं कह सकते, पर बड़े पैमाने पर एक वार चल रही थी जिसमें काफ़ी इनके कमांडर, आतंकवादी, इनके जो शरणदाता थे, वो सब या तो मारे गए या पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, छापेमारी हुई। लेकिन अब तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी इंटेंशन क्या है। इसी तरीके से जो ये पिछले 10 साढ़े 10 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, इनके पीछे कौन है ये भी हम आप समझते हैं अच्छे तरीके से। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-सी ताकतें हैं जो एक तरीके से मोदी सरकार की बाँह मरोड़ करके खड़े हो गए हैं। क्या कमज़ोरी है सरकार की कि वो कोई कड़ी कार्रवाई करने से हिचक रही है? ऐसी कौन-सी चिंताएँ हैं सरकार की, जिसको लेकर के वो किम कर्तव्य विमूढ़ता का शिकार दिखाई दे रही है? मुझे लगता है एक तो वैचारिक कमजोरी है, एक भाजपा की और संघ की, दोनों की एक समस्या है कि वे जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को कोऑप्ट नहीं करते। उनको लगता है अगर कोई आएगा तो उनके भीतर से ही आएगा तो ही वो उचित होगा। जबकि आप देखें कांग्रेस और लेफ्ट वाले, ये इनके जो भी विचारधारा के साथ रहते हैं उनको कोऑप्ट करते हैं पूरे। मतलब आप ये देखिए कि यूपीए 1 और 2 ने तो एक तरह से पूरी तरह से उसको आउटसोर्स ही कर दिया था लेफ्टिस्ट के लिए। आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अब अल्ट्रा लेफ्ट चली गई है, इसलिए उसकी समस्या हो गई। उसकी खैर समस्या दूसरी तरह की है, क्योंकि उसके ऊपर एक परम मूर्ख बैठा हुआ है और उसके कारण जो है बीजेपी भी है जो किसी तरह के प्रेशर में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। लेकिन वो चुनौतियां फिर इस तरह से उठ के आ रही हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। वो किंकर्तव्य विमूढ़ता का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक ये जो स्पष्ट है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो गहन चिंतन होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर, उसके जो डायमेंशंस हैं अलग अलग क्या है, वो समझने का प्रयास नहीं है। ये सोचते हैं कि आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं वो सब जानते हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि वे विचारक नहीं हैं। और ये जो युद्ध हो रहा है, ये टूल किट जो है, ये वैचारिक टूल किट, ये इसका निर्माण जो है ये 60-70 वर्षों से पश्चिम में हो रहा है, और इसमें जो पुरानी टूल किट थी सोवियत यूनियन वाली, उसका भी सम्मिश्रण अब हो गया है, ये होमोजीनियस हो गई। पहले वो क्रॉस पर्पसेस पे लड़ते थे, अब जी, वो जी। दोनों एक साथ आ गए, क्योंकि लेफ्ट के जो पूरा का पूरा जो वैचारिक केंद्र है वो अब सोवियत यूनियन से शिफ्ट होके और पश्चिम में पहुंच गए। तो इन्होंने कोई काट नहीं बनाई विचार के स्तर पर, सबसे पहली बार। और जब विचार के स्तर पर काट नहीं है तो फिर नीचे आप क्लियर डायरेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाय नेचर स्टेटस कोइस्ट होती है। मैंने 35 वर्ष निकाले हैं ब्यूरोक्रेसी में, मैं जानता हूँ। कोई भी समस्या को अवॉइड करके, उससे बच के यदि निकला जा सके तो वो यही करेगी। आज मैं देख रहा था
कि कहीं पर कुछ आंदोलनकर्ताओं की संख्या 20-25 थी और पुलिस की संख्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक थी, लेकिन वो 20-25 लोग जो थे वो उसको रोक के खड़े हुए। तो ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि देखिए क्या है नपुंसकता था। भाई मैंने तो ये लगातार देखा है, इसको बोलते हैं मांडवाली कल्चर। या आए हो एक साहब, हम बदमाशी नहीं, सबको उठा के बंद कर देंगे तुमको कि हुजूर हमें थोड़ा सांकेतिक थोड़ी देर कर लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है 15 मिनट कर लो, वो 15 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद फिर वो 2-4 बार उधर से हो जाएगी, वो एक फिर मांडवाली वापस चलेगी और उसके बाद वो उनके फोटोग्राफ हो गए, सब हो गए, सब हो गया, उन्होंने अपने आंदोलन को सफल घोषित कर दिया। और जी जी आपने देखा कि 100 पुलिस सामने खड़ी हुई। इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ था जिस समय आपके ये मंडल कमीशन वाला आंदोलन हुआ था, उसमें मैं इंचार्ज हुआ करता था। एक गाड़ी को रोक रहे थे और मैंने गाड़ी को रोकने नहीं दिया, लाठी चार्ज करके उनको सबको भगा दिया, पत्थरबाजी की, सबको दौड़ा के पकड़ के लड़कों को सबको बंद कर दिया। तो मुझसे यही पूछा गया कि अरे भाई थोड़ी देर रोक लेने देते, आप थोड़ी देर रोक लेने देते, आधा घंटा लेट से अगर चली जाती ट्रेन तो क्या अंतर पड़ता। वही मैं कई बार बताता हूँ ना कि साहब के लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा जाता है कि भाई अगर आप लॉ अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा बहुत लॉ को आपको अनदेखा करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो राज्य के कर्मचारी हैं वो सदैव लॉ को अनदेखा करने को प्रेफर करते हैं, उसको वरीयता देते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कानून जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ऑर्डर तो बना रहेगा, व्यवस्था तो बनी रहेगी। उस व्यवस्था बनाने के चक्कर में ये इस तरह से किया जाता है। तो जो आपका व्यवस्था कारक जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको अगर आप क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो तो उसी पुराने डर्रे पे लगातार चलती रहेगी, और उसको बिल्कुल रिस्क एवर्स होती है ब्यूरोक्रेसी, पुलिस सब बिल्कुल रिस्क एवर्स। ये जो आज देख रहे हैं ना कि साहब के सामने किसी को पीटा जा रहा है और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं तो इसको 30-35 साल पहले कई बार देख चुका हूँ। मैं एक दंगे में फंस गया और उसमें मेरे आप कह सकते हैं कि मेरे को जुम्मे मैं नया एसडीएम बना था, मुश्किल से 3 महीने हुए थे, लेकिन फिर भी कहीं से कोई दैवी प्रेरणा थी, कोई हाजिर दिमागी आ गई थी कि मैंने एक राइफल पार्टी अपने साथ रख ली थी और 101 की नफरी थी मेरे साथ कंट्रोल करने के लिए। आपस में समझौता करा के जुलूस निकाल रहे थे, फिर भी जुलूस पे हमला हो गया, केवल इस अपराध में कि वो जुलूस जो था भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, जो कि दोनों पक्षों में समझौता होकर तय हो गया था कि साहब इस नारे पे हमें कोई आपत्ति नहीं। जी जी तो थोड़ी देर में मुझे पता चला कि उस 100 में से 10 लोग भी नहीं बचे, सब इधर-उधर हो गए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, कहता है कि साहब अपराध हो जाने दो, उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, आदमी को मर जाने दो, उसके बाद मर्डर का चार्ज लगा देंगे। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होगी कि साहब अपराध तो अभी घटित हुआ कहाँ, अभी तो जी 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 साहब अभी तो 2 झापड़ ही मारे ना, 2 झापड़ तो साहब ये तो नॉन कॉग्निजेबल है। खाली झापड़ मारना तो असंज्ञेय अपराध है, अभी तो अरेस्ट करने का हमें कारण नहीं उत्पन्न हुआ है। तो ये लैक ऑफ डायरेक्शन है, और लैक ऑफ डायरेक्शन के कारण जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने, पुलिस भी ब्यूरोक्रेसी में शामिल है, वो अपनी उसी रफ्तार से उसी ढंग से चलती रहती है, और इसी कारण सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जहाँ डायरेक्शन होता है उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये अलग बात है कि लखीमपुर में उनके हाथ बांधे गए हैं, हमें स्पष्ट रूप जी से पता है,
और वो भी बहुत गलत काम हुआ है, ये ऊपर से उनके हाथ बांधने का जो काम किया है, इसके दुष्परिणाम होंगे, आप देखिएगा। जहां क्लियर डायरेक्शन होगा वहां समस्याएं जो हैं वो आरंभ में ही निपट जाती हैं। सही। बांग्लादेश की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल था, उसको ले लेते हैं। प्रणाम गुरुजनों, क्या कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इफ यस, कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, और इसलिए डेमोक्रेसी में बहुत कठिन कार्य हो जाता है कि यदि आप कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं तो आपको चाइना की तरह करना पड़ेगा। तो चाइना में जिस प्रकार का निज़ाम है वो कर सकता है, लेकिन उसने भी अपना ये प्लान जो है वो 30-40 साल के लिए बनाया हुआ है। जहाँ ये आशंका रहती है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाएगी, वहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे? समस्या यहाँ आ जाती है। ये अलग बात है कि अब जो पूरे विश्व में जो दिख रहा है इस समय, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो हम यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में और अन्य प्रजातांत्रिक देशों में जिस प्रकार की स्थितियां देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रजातंत्र के स्वयं के ऊपर अब प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। बिल्कुल सही है। और संजय जी, अगर हम बांग्लादेश की चर्चा करें तो आज भी मैं देख रहा था कि वहां पर 65 हिंदुओं के घरों को आग लगाई गई है। ये रंगपुर के पीरगंज में ये घटना घटी है। लगातार वहां पूजा पंडालों को भी निशाना बनाया गया, और ये 13 अक्टूबर से जो हमले शुरू हुए हैं वो लगातार चल रहे हैं। इस्कॉन के मंदिर को भी वहां निशाना बनाया गया। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? वैसे नई बात तो ये नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन कौन से गुट हैं और चाहते क्या हैं ये इस तरह का वातावरण वहां क्रिएट करके? देखिए, अंततः तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है वो मुख्यतः वहाँ ये सूफी बरेलवी पीर वीर ये ज़्यादा होते हैं, और वहाँ भी 2 प्रकार की गुट हैं। वहाँ हसीना की एक काफ़ी अच्छी सरकार है, ऐसा लोग मानते हैं, और सरकार को कोई इसमें आरोपित नहीं कर रहा है, विपक्ष को आरोपित किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि आप ये जाने कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो मुख्यतः हसीना वाजेद के साथ रहते हैं, उनको वोट करते हैं। लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं वो वही हैं। जहाँ मदरसे हैं और जहाँ मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे हैं, वहाँ आप कभी भी एक पूरी पॉपुलेशन को, उसके दिमाग में आप आग लगा सकते हो। उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज है वो यही है कि आप इन फैक्ट्रियों पर आप सख्त लगाम लगावें, लेकिन वो हो नहीं रहा। जब बांग्लादेश बना था तब उस समय इसको एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया था। बाद में फिर जब मुजीबुर रहमान की हत्या इत्यादि हो गई तो फिर उसको एक, पहले तो इसको इस्लामिक नेशन बनाया गया, फिर बाद में इसमें परिवर्तन करके ये किया गया कि भाई इस्लामिक नेशन तो नहीं, नेशन तो सेक्युलर है, लेकिन इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन रहेगा। परसों मैंने उनके मिनिस्टर ने कहा कि अब हम इसका जो
कैरेक्टर संविधान में संशोधन करके अब इसको हम पूरी तरह से सेक्युलर बनाएंगे। अब उस पूरी तरह से सेक्युलर बनाने का आशय क्या है? भारत भी पूरी तरह से सेक्युलर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सारे कानूनों की मखौल उड़ती है, सड़कों पे नमाजें होती हैं, रात के 10 बजे के बाद सवेरे 6 बजे से पहले अजानें होती हैं, दिन में भी जो है वो कंपटीशन कर करके अजानें की जाती हैं। तो वो जो बरेलवियों के जो आला हजरत जो अहमद रज़ा बरेलवी हुए, अब उनको जो फॉलो करते हैं तो उनकी किताबों में तो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। वो तो कहते हैं कि साहब कि जो चीज़ काफिर को कष्ट पहुंचावे वो तो हलाल है, और जिस किसी भी आपके किसी काम से काफिर को अगर खुशी हो तो वो हराम है। अब इस तरह की बेसिक शिक्षा जब होगी तो आग लगाना तो बहुत आसान है, कभी भी आप आग लगा दो। फिर बरेलवियों में सबको पता है कि साहब इनकी कमजोरी है वो गुस्ताखी वाली, सही, गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी कुरान। तो वो गुस्ताखी जो है उसको लेके तो बिल्कुल ये पागल हो जाते हैं। तो कोई भी झूठा मूठा करके आप चला दो और वो पूरा का पूरा। तो वही वहाँ भी समस्या यही है कि आपके सब कॉन्टिनेंट का जो इस्लाम है, ये चाहे वो पाकिस्तान में हो, आप पाकिस्तान में देखिए किस तरह का पागलपन हो रहा है। उन्हें अल्टीमेटली ब्लास्फेमी के लॉज अपने उसमें लाने पड़े, अपने कानून में। बांग्लादेश नहीं लाया, उन्होंने तो अपने कानून में ही डाल दिए। अब ये हाल हो गया कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को, यदि वो माइनॉरिटी का हो, उसको अगर उसकी जमीन हड़पनी हो तो कह दो कि साहब कि इसने जो है इश्तिंदा की, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, वो गिरफ्तार हो जाएगा, गया काम से। तो बांग्लादेश का तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि समाज जो है वहां का, वो तो उसका वातावरण तो विषाक्त है, लेकिन जो सरकार है उसको मैं अभी भी निष्पक्ष मान रहा हूं बांग्लादेश की। लेकिन समस्या ये है कि जब समाज विषाक्त हो गया है, हसीना वाजेद 70 साल की हो चुकी हैं, उनके बाद क्या होगा? इसमें भारत की भी कमजोरी रही आरंभ से। आज के भारत की बात नहीं कर रहा, इसमें आज के भारत का कोई पात्र नहीं है इसमें। आरंभ में जब ये समस्या उत्पन्न हुई थी, आरंभ इसका ईस्ट पाकिस्तान से ही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में इनको मारपीट शुरू की गई थी हिंदुओं के साथ में। अच्छा, हिंदू जो है उनके अगर आप डेमोग्राफी देखें वहाँ पर, तो अधिकतर जो है वो दलित है वहाँ। और इसका जो कार्यक्रम था उस समय, एक वो भीम मीम वाले एक बड़े नेता हुआ करते थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। उनको पता नहीं क्या शौक चल रहा है कि वे जो थे वो मुस्लिमों के साथ मिल गए, और उसके कारण जो है हुसैन शहीद सोहरावर्दी की जो सरकार बनी थी उसमें इनके जो वोट थे उसका भी काफ़ी योगदान रहा था, ऐसा माना जाता है। हालांकि जब मैं आंकड़े देखता हूं तो उससे स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि जोगिंद्र नाथ मंडल की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसके की चीफ जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे, जी जी, ये भी एक तथ्य है, ध्यान रखिएगा, उसने इनका सपोर्ट नहीं किया होता तो सरकार मुस्लिम लीग की नहीं बनती, और सरकार यदि मुस्लिम लीग की नहीं बनती तो अंततः विभाजन नहीं होता। जोगेंद्र नाथ मंडल ने डायरेक्ट एक्शन डे में भी सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग का, और अल्टीमेटली जब वहाँ पर ये शुरू हुआ जुल्म और कत्लेआम, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि ने उसका ये सोल्यूशन कहा था कि साहब कि ये चूँकि यहाँ पर 30% हिंदू हैं, तो यहाँ पर आप एक विभाजन कराइए और हिंदुओं के लिए एक अलग टेरिटरी बनवाइए। तो हमारे गुरुजी जी थे ना, नेहरू जी, तो उनको मैं मास्टर स्ट्रोक का सबसे बड़ा चैंपियन मानता हूँ। उनके बराबर मास्टर स्ट्रोक का कोई चैंपियन नहीं है, कोई अभी कंपैरिजन शो नहीं।
अभी शो से पहले भोपाल से एक फ़ोन कॉल आई मेरे पास, क्योंकि चल जाता है कि भई शो होने वाला है, तो उन्होंने कोई श्रीनिवास थे शायद, हाँ, उन्होंने कहा कि साहब इस पर भी चर्चा किया कीजिए कि ये विभाजन के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार थे। और सीडब्ल्यूसी में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस समय हमले हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? ये चीज़ भी एक्सपोज़ होनी चाहिए। मैंने तो पूरी सीरीज की है, जी, ब्लंडर जी। बॉय नेहरू। सीरीज का नाम है ब्लंडर बॉय नेहरू। ब्लंडर बॉय नेहरू सीरीज जो है वो देख ले। मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़े ब्लंडर बॉय, सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोकिस्ट जो हैं आज तक के, वो भारत में पैदा हुए हैं। तो कोई, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। उनसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक का कोई बंदा नहीं था। तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दिया और लियाकत नेहरू पैक्ट बना दिया। अब जिन्होंने आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो प्रावधान थे, जो अंग्रेज़ों के मध्यस्थता में बने थे आपके और मुस्लिम लीग के बीच में, वो नहीं माने, तो वो लियाकत नेहरू पैक्ट मान लेंगे? बिल्कुल। तो वो लियाकत नेहरू पैक्ट ले आए। बाद में इंदिरा जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया 1971। 1971 में जो कत्लेआम हुआ था, जो नरसंहार हुआ था बांग्लादेश में, 30 लाख बोलते हैं लोग, 3 मिलियन पीपल वे किल्ड, उसमें से अधिकतर जो थे वो हिंदू थे। लेकिन इंदिरा जी ने कभी इसका नाम नहीं लिया, कोई वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल नहीं बैठाला। यदि वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल उस समय बैठाल देती और इनके जो है वो 10-20 जर्नैल वो फांसी चढ़ा देते बांग्लादेश वाले, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो झगड़ा है वो परमानेंट हो जाता और मुजीबुर रहमान को भी इस तरह से हटा नहीं पाते ये। लेकिन वो एक बहुत बड़ी उन्होंने गलती की, वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही थी, हम इनको छोड़ देंगे तो ये राज़ी हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे हमसे, ये हमारी सहृदयता को अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने आपकी सहृदयता को आपकी बेवकूफ़ी माना, जो कि वो थी। सही। और ऊपर से आपने कोई गारंटी भी नहीं ली, जो बांग्लादेश जो आपके कारण बना, उससे आपने कोई हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली, क्योंकि हम तो सेक्युलर हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं, भले ही सरकार आपकी उनसे बनती हो। और उल्टा ये काम किया कि कट ऑफ डेट जो है, जो 1950 थी लियाकत नेहरू पैक्ट में, उसको बांग्लादेश के लिए 1971 कर दिया। जो आज की असम समस्या है वो उसकी देन है। और आज भी मैं तो खैर फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे संपर्क किया गया शेख हसीना में, वैसे भी मुझे लगता है कि भारत राज्य का विश्वास है और उसमें कोई गलत नहीं मानता मैं। शेख हसीना के जो एक्ट्स हैं उनमें मैं संदेह नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह की एक स्थिति पूरी इकट्ठी हो जाती है, वो तो गोलियां भी मार रही है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था उनको भी अरेस्ट किया ना, 6 लोगों को, सही। जिन्होंने आरंभ में जो दिखाया था कि साहब की हनुमान जी की मूर्ति में कुरान रखी हुई किसी दुर्गा पंडाल में। सब कह रहे हैं कि भैया दुर्गा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति पश्चिम बंगाल में कब से रखी जाने लगी, कहाँ रखी जाने लगी? सही बात। उन षड्यंत्रकारियों को भी पकड़ा, गोलियां भी चलाई उनके ऊपर, 4 लोग उसमें मारे भी गए। तो ये तो है, लेकिन वो उनके विरुद्ध भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो बेसिक चीज है, जो समाज में जो विषाक्तता है, वो इस्लाम का जो मूल चरित्र है इस उपमहाद्वीप में, उसके कारण है, जिसको कोई मानता नहीं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है और कुछ मुसलमान खराब हैं। ऐसा आरएसएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, दिखा दूंगा आपको मैं। एक सवाल ले लेते हैं। कूल ड्यूड,
भारत बांग्लादेश की अच्छी मित्रता होने के कारण भारत सरकार की चुप्पी समझ आती है, बट भारत और दुनिया भर के मानव अधिकार के तथाकथित आंदोलनकारी का मौन समझ के परे है। पहली बहुत बात सारी तो ये कि घटना भारत सरकार चुप नहीं है। ये मुझे लगता है, क्योंकि भारत सरकार का तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट आए हैं, बिल्कुल फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दिए हैं और लगातार उनके साथ संपर्क जारी है। तो इसलिए भारत सरकार चुप नहीं है। ये मुझे लगता है कि सही नहीं है आपका ये स्टेटमेंट। दुनिया भर के मानवाधिकार के तथाकथित आंदोलनकारी के मौन तो भाई, ओहो, आप तो समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपको इस शरिया बोल्शेविज्म समझाया ना, टूल किट समझाई ना, उस टूल किट में हिंदू तो जालिम है बाय हिज वेरी एग्जिस्टेंस। वो जिंदा है इसलिए जालिम है। जो इस्लाम जो कहता है वही चीज कम्युनिज्म भी कहता है। और आपका मानवाधिकार है क्या? मानवाधिकार भी सबवर्शन का एक टूल है। और क्रिश्चियनिटी भी कहती है, और क्रिश्चियनिटी भी इनफिडल को ऑपरेसर बताती है, उनके भी डिवाइन राइट्स हैं। तो इसलिए ये जो सारा सारा इस वक्त जो यूएनएचसीआर का एक मेरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, ये फ्रॉड कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, उसमें मैंने ये पूरा ह्यूमन राइट्स कमीशन का और इसका सबका, अभी कुछ दिनों पहले थे तो कमिश्नर जो थे वो जॉर्डन के थे, प्रिंस। उनके यहाँ खुद ह्यूमन राइट्स नहीं गारंटीड है। उनके यहाँ खुद बाई लॉ औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अब कोई अब बदल गए कोई। तो ये तो बड़ा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये जो हमारे जो एक दो तरह का फ्रॉड है इसमें। एक तो जो आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका उपयोग करते हैं वेस्ट में अपनी जड़ें जमाने में, अपने आप को कवर फायर देते हैं मानवाधिकार के एंगल से। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको एज ए इम्पीरियलिस्टिक टूल इस्तेमाल करती हैं। इम्पीरियलिस्टिक टूल का मतलब कि जहाँ कहीं इनको सबवर्शन करना हो, जहाँ कहीं कोई अपना इंटरफेरेंस करना हो, वहाँ ये उछाल देंगी ह्यूमन राइट्स का मैटर। जो परवाह नहीं करते चाइना जैसे, वहाँ ये कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें तो परवाह करना ही नहीं चाहिए इसकी, है सही बात ये है। अब तो लोग कहने भी लगे हैं, अब तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया, उससे ज़्यादा तो क्या होगा। भी कुछ दिनों पहले कहा ना कि आपके ह्यूमन राइट्स जो है सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आपका क्या आकलन है संजय जी, ये जो सिंगू बॉर्डर पर हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो निर्ममता है ही, दरिंदगी है ही। इससे पहले भी जो ये लिस्ट गिनाते हैं कि जी हमारे 600 मर गए, 700 मर गए हैं इस आंदोलन के दौरान, लोगों का कहना है कि अगर सरकार पहले ही सख्ती दिखा देती, इनको हटा देती, तो ये संख्या ही नहीं आती कि 600 मर गए हैं, 700 मर गए हैं, या ये घटना हुई है जो बेहद शर्मनाक है। और इस पर भी जो लुटियन मीडिया है, जो सो कॉल्ड बड़े चेहरे हैं, वो उसी तरीके से आपराधिक चुप्पी साध गए जैसे लखीमपुर खीरी में जो 4 लोगों को पीट-पीट करके मारा गया था, वो उनको नज़र नहीं आया था। मैं उनको तो बिल्कुल आरोपित नहीं करता, क्योंकि उनका काम यही है। उनका काम देश को डिस्टेबलाइज करना है, वो कर रहे हैं। जिनका इंटरेस्ट, जिनका उद्देश्य, जिनकी रुचि देश को स्थिर रखने में होनी चाहिए, वे भी यदि चुप होकर बैठ जाएं तो ये होगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि दिल्ली दंगे जो थे वो शाहीन बाग की एक सहज परिणति थे। जो लखीमपुर में हुआ वो जो ये सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता हुआ है, ये जो किसान आंदोलन है, उसकी एक सहज परिणति था। भाई आप रोज
कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, कोई रेल रोकेंगे, कहीं कुछ करेंगे। भाई मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना, जी जी। और उस गड़बड़ को लेके इसको ये और आगे बढ़ाएंगे। भाई 2-4 को एनएसए में बंद करो, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप योगी जी को फ्री हैंड दे दो कि योगी जी ये आंदोलन आपको निपटाना है, राकेश टिकैत आपको निपटाना है, आप देखो कितना टाइम लगता है। 26 जनवरी को जो इन्होंने बड़ी भारी गलती की थी ना, उसका आज तक नुकसान हो रहा है, आज तक नुकसान हो रहा है। मेरा और ये मानना जी जी है कि जी। कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर के भी हाथ उसी प्रकार बंधे हुए हैं जिस तरह से इस प्रकरण में योगी जी के हाथ बांधे गए। और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा या नहीं लेगा ये जो सिंगू बॉर्डर पर हुआ है इसका, या वो वैसे ही तो खामोशी अरेस्ट हो गए तो अख्तियार अब क्या किए हुए लेगा? है? अब तो अरेस्ट हो गए वो, तो अब क्या लेगा? वैसे भी छुट्टी पर है, छुट्टी पर होता है सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ी संज्ञान लेता है। रात में तो सिर्फ कोई आपका बड़ा आतंकवादी हो तभी खुलता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, इतना समय देने के लिए और कई विषयों पर हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।